सबका साथ सबका विकास सभी को एक साथ नमस्कार। अर्चना ट्यूटोरियल हिंदी साहित्य व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामदेव शुक्ल की बुक से काल विभाजन पढ़ेंगे। काल विभाजन जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीति, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों के रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जैसे जनता के विचार परिवर्तित होते हैं, उसी के साथ साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास या अन्य इतिहासों में भी परिवर्तन होता रहता है। वहाँ की जनता की मनीय स्थिति, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की राजनीति किस तरह है, यह देखते हुए ही बुक का निर्माण किया जाता है। यह विचारों का जिस तरह विचारों का निर्माण किया जाता है, उसी तरह इतिहास का निर्माण होता है। इसे देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है। इस काल को आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहा जाता है, इसका समय है सावन 1050 से 1375। पूर्व भक्ति काल जिसे पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा जाता है, जिसका समय है सावन 1375 से 1700। और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है, से उसका समय है सावन 1700 से 1900। और आधुनिक काल जिसे गद्यकाल कहा जाता है, उसका समय है सावन 1900 से 1984। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेषता प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, जिस पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। अर्थात हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज जो स्थिति चल रही है उस स्थिति की रचनाएं हैं, लेकिन इसके पहले जो स्थिति का निर्माण हुआ था उसकी रचनाएं यहाँ उपस्थित नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हर प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती थीं। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले तो इसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे। हमें भक्ति काल और रीति काल में भी वीर काल के रस मिलते हैं, अनेक रचनाएं मिलती हैं। और आदिकाल में भी हमें वीरगाथा काल की वीर रचनाएं हमने देखी हैं, वीर रस हमने देखा है। अनेक काव्य मिलेंगे जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से की होगी जिस ढंग से वीरगाथा काल में हुआ करती थी। कहने का मतलब है कि सिर्फ वीरगाथा काल में ही वीर रस की रचनाएं नहीं होती थी, इसकी रचनाएं भक्ति काल में भी हुई हैं और रीति काल में भी पाई गई हैं। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर एक सूची बनेगी, अगर आदिकाल में जिसे वीरगाथा काल कहा जाता है, जिस सूची में जो रचनाएं पाई जाएंगी उसमें उसे रखा जाएगा और बाकी आगे जो मिलेंगे उसमें उसको प्रयुक्त किया जाएगा।
प्रत्येक सूची उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान में देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। मतलब हर एक रचनाओं का विभक्तिकरण हल काल में अलग अलग किया जाएगा। अगर आपको सावंत को सन में निकालना हो तो उससे 57 माइनस कर देंगे तो आपको ईस्वी सन उसका प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में ही।